वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर सीयूटी के चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 5 का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और अपने सारे यूनिट के जितने भी बच्चों ने पिछले यूनिट्स को नहीं देखा है वो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख ले, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है सीयूटी एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 को। ठीक है, और यूनिट 5 में कैसे कैसे टॉपिक है तो एक बार हम उसको एक बार नजर डाल देते हैं। जैसे कि संतुलित आहार के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें मोटापा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के स्पोर्ट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, तो इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ओवरऑल आज की वीडियो यूनिट 5 की फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, मतलब जितने बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है उन बच्चों के लिए ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करेंगे सबसे पहले बैलेंस डाइट के साथ, संतुलित आहार के साथ। ठीक है, मतलब संतुलित आहार होते क्या है, ठीक है, और इसका खिलाड़ियों के लिए क्या महत्व होता है। ठीक है, जो भी हमारे प्लेयर होते हैं उन प्लेयरों के लिए बैलेंस डाइट क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पे पहला देखो, डेफिनेशन संतुलित आहार की नहीं दे रखी है, इसमें दिया हुआ है कि संतुलित आहार में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि संतुलित आहार आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, और वो ऐसे आहार होते हैं जो आपको मतलब की पावर देते हैं, आपका स्टेमिना बिल्ड करते हैं। ठीक है, आपकी मांसपेशियों को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे इधर देखो कुछ इमेजेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि संतुलित आहार को दर्शाते हैं। जैसे इधर आप देखोगे, यहाँ पे देखो एप्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपके नट्स हो चुके, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंगूर हो गया, फिर यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन दे रखी है, जैसे कि ये पपीता हो गया, ये बॉयल आलू हो चुके हैं आपके, है ना, हरी सब्जियां। तो ये सारी चीजें संतुलित आहार में शामिल की जाती है। ठीक है, मतलब संतुलित आहार ओवरऑल आपको ना बीमारियों से दूर रखता है और आपका जो स्टेमिना बिल्ड करता है, आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, डेवलप करता है। तो बेसिकली इसका यही काम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि संतुलित आहार में शामिल क्या क्या कराए जाते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि संतुलित आहार में क्या क्या चीजें शामिल होते हैं, है ना। एमसीक्यूज रहेगा आपका। ठीक है, और एमसीक्यूज में एग्जामिनर किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन बना सकता है, वो किसी भी पॉइंट को घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर एक लाइन को वर्ड टू वर्ड समझना है कि टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है, क्यों इसको हमारे सीयूटी के पैट मतलब सिलेबस में ऐड किया गया है। देखो अगर ये चैप्टर हमारा यूनिट 5 ऐड किया गया है तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होता है, सेकंड पे वसा, आपका विटामिन होता है, आपका खनिज, और लास्ट में पानी। मतलब इन सबका एक अनुपात होता है, एक रेशो होता है जो बैलेंस डाइट के अंदर शामिल होता है। ठीक है, क्या करता है संतुलित आहार, तो आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स मतलब जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। ठीक है, और तनाव से उनको दूर रखना, है ना, उनकी मांसपेशियों को बिल्ड करना। तो ये सारी चीजें क्या करता है संतुलित आहार के उसमें पॉइंट्स में आप शामिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एथलीटों, बेसिकली एथलीट के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि एथलीटों के लिए इसको क्यों जरूरी होता है, ये है ना, महत्वपूर्ण क्यों है एथलीट के लिए। तो जो एथलीट आप सभी को पता है कौन कौन होते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो स्पोर्ट्स खेलता है, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलता है, तो वो एथलीट के अंदर ही काउंट कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखो एथलीट में क्या क्या ये क्यों शामिल किया गया है। तो देखो प्रशिक्षण प्रतियोगिता के लिए ऊर्जा प्रदान करना, है ना। तो ये क्या करता है, पहला पॉइंट आपको एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही साथ मांसपेशियों का निर्माण, मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, ताकि किसी भी स्पोर्ट पर्सन की, किसी भी खिलाड़ी की मांसपेशियों को वो बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके। तो आपको मांसपेशियों के निर्माण में सहायक मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी सहन शक्ति को, ठीक है, आपकी सहन शक्ति को, धीरज को बढ़ाता है, आपकी पेशेंस को बिल्डअप करता है। साथ ही साथ वर्कआउट के बाद रिकवरी में भी तेजी लाता है। सपोज आप भाई बहुत बच्चे भी जिम जाते होंगे, वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी प्रकार का वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद वो डाइट लेते हैं, है ना, बैलेंस डाइट, उसी को हम बोलते हैं। जैसे कि आपने बनाना शेक पी लिया, साथ ही साथ आपने ब्रेड पे बटर लगा के ब्राउन ब्रेड उसको खाया, 2 केले खा लिए, है ना, बॉयल आलू आप खा रहे हो, दही खा रहे हो। तो ये सारी चीजें डाइट के अंदर ही आती है। तो ये क्या करता है कि वर्कआउट के बाद रिकवरी में तेजी करता है। जो भी एक्सरसाइज आपने करा, सपोज आपने किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करा और आपने घर जाके वो डाइट का सेवन किया, तो वो जो डाइट होगा आपकी रिकवरी को बिल्डअप कर देगा। ठीक है, आपकी रिकवरी को वो फुल कर देगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। साथ ही साथ जल योजन और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने में भी ये क्या करता है, असहायता प्रदान करता है। तो बेसिकली ये वाला टॉपिक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई से भी क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन बना देगा, ये आपको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है।
लेकिन आप लोगों ने क्लास 12th में इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। तो दूसरा क्या कहता है कि पावर स्पोर्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर आप देखो कि पावर स्पोर्ट्स में क्या, तो सबसे पहले हमें लघु यानी कि लॉन्ग हो गया, फिर आपका दीर्घ हो गया, उन अवधि के लिए खेलों के लिए कौन कौन से आहार जरूरी होते हैं। ठीक है, उन खेलों के लिए कौन कौन से आहार जरूरी होते हैं, तो हम इसके ऊपर अभी बात करने वाले हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म जो स्पोर्ट्स होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के जो स्पोर्ट्स होते हैं, उन स्पोर्ट्स में, उन स्पोर्ट्स के अंदर जो डाइट होता है, जो आहार होते हैं, उनका क्या महत्व रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, A B C। तो पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए है हमारा कि पावर स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हमारा भारोत्तोलन हो गया, कुश्ती, ठीक है, हमारा शॉर्ट पुट और इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे गेम है जो शामिल किए जाते हैं, जो लोग आप बोल सकते हो लघु अवधि के दौरान, है ना। तो इधर देखो, यहाँ पे दीर्घ अवधि वाले हो गए, लघु के भारोत्तोलन हो गया, कुश्ती, शॉर्ट पुट, ये तो ये सारे पावर स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, जिसमें आपके बेसिकली पावर को जज किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल होते हैं, तो ताकत और विस्फोटक शक्ति, है ना, आपकी पावर और आपकी विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता होती है इसमें। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए उच्च प्रोटीन के लिए आप क्या, चिकन, अंडे और दाल का सेवन कर सकते हैं इसमें, है ना। अगर आपको आपकी जो मसल्स बिल्डअप करना है, अगर आपको मसल्स बिल्डअप करना है, सपोज आप कुश्ती कर रहे हो, तो आपने देखा होगा पहलवानों को, है ना, वो लोग भरपूर रूप में अंडे खाते हैं। ठीक है, दाल, मतलब दाल का सेवन हो गया, चिकन हो गया निरंतर, है ना, रेगुलर बेसिस पे वो चिकन का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी मरम्मत करता है, किस चीज की, मांसपेशियों की। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा है हमारा ऊर्जा के लिए मध्यम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी के लिए आपको मीडियम कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको एनर्जी बिल्डअप करना है तो आप मीडियम लेवल में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर सकते हो। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि धीरज के लिए स्वास्थ्य वसा। ठीक है, जैसे कि नट्स हो गया, बीज हो गया, वो घी का सेवन करते हैं, आपने देखा होगा पहलवानों को हरियाणा साइड में, है ना, घी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। तो आपको बताना है, आपको धीरज के लिए वो क्या क्या, पेशेंस को इंप्रूव करने के लिए नट्स हो गया, बीज हो गया, है ना, और घी हो गया, है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो एग्जामिनर, सपोज करो ये टॉपिक है हमारा और हमसे क्या पूछ लेगा कि बताइए कि मांसपेशियों की मरम्मत के लिए भारोत्तोलन में जो खिलाड़ी होते हैं किस प्रकार का आहार यूज करते हैं। तो आपको क्या बताना है, चिकन हो गया, अंडे और दाल। तो ऑप्शन आपको दे देगा, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, वही अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कुश्ती के लिए, जो पहलवान कुश्ती करता है और अपनी कुश्ती के अंतर्गत अपनी ऊर्जा को बिल्ड करने के लिए वो किस प्रकार का आहार यूज करता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट टिक करना है। ठीक है, पेशेंस के लिए धीरज, तो धीरज को इंप्रूव करने के लिए क्या, नट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, नट्स हो गया, आपके बीज हो गए, घी हो गया किसी भी प्रकार का, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें शामिल करोगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हाइड्रेशन। ठीक है, ये 4th पॉइंट में आप इसको याद कर लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हाइड्रेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बी टॉपिक। बी में हमें क्या डिस्कस करना है कि लघु अवधि। ठीक है, बी में है हमारा कि लघु अवधि के खेल, जैसे कि दौड़ हो गया, जैसे लंबे पीरियड वाले, है ना, लंबे पीरियड वाले जैसे दौड़ हो सकता है हमारा, ऊंची कूद हो गया, है ना। इन सब के अंदर कौन कौन से आहार की जरूरत होती है, इसको देखते हैं एक बार। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, त्वरित ऊर्जा पर भरोसा, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट में है, शामिल है। ठीक है, कार्यक्रम से पहले आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि केला हो सकता है, ग्लूकोज। ठीक है, जैसे कि आप दौड़ शुरू कर रहे हो, तो दौड़ को शुरू करने से पहले आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो आप बनाना खा सकते हो, केले खा सकते हो, साथ ही साथ ग्लूकोज वगैरह का ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं आप। ठीक है, और और क्या बोल सकते हो आप इसमें कि साधारण चीनी और फलों से युक्त हल्का भोजन भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमें हर एक टॉपिक को कवर करना है ना। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी पॉइंट से वो प्रश्न बना सकता है सीयूटी एग्जाम के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अब आता है हमारा लंबी अवधि के लिए खेल, है ना, ऐसे खेल जो लंबी अवधि तक चलते हैं। ठीक है, लंबी अवधि तक चलने वाले खेलों में क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे मैराथन बताया गया है सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, मतलब कि ऐसे खेल जो कि लंबी अवधि तक चलने वाले हैं, है ना, लॉन्ग पीरियड वाले। तो आपका मैराथन हो सकता है, साइकिल हो गया, फुटबॉल जो कि दो उसमें चलते हैं, 90 मिनट्स का फुटबॉल का होता है शायद गेम, है ना। तो आपको 3 स्पोर्ट्स याद रखने हैं कि लंबी अवधि में कौन कौन से स्पोर्ट्स आते हैं, तो आपका मैराथन होता है, साइकिलिंग होता है, साथ ही साथ फुटबॉल। तो इन चीजों को याद रखना, इन गेम को याद रखना, है ना। कभी कभी गेम के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर की लंबी अवधि के खेलों में कौन से खेल शामिल कराए जाते हैं, कौन से खेल शामिल होते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखो
इसमें भी हमें क्या निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें पूरे स्पोर्ट्स पूरे खेल के दौरान हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आहार जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, साबुत अनाज, पास्ता, चावल से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। प्रोटीन और वसा का संतुलित सेवन हमें करना है। घटनाओं से पहले कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का महत्व और प्रदर्शन के दौरान नियमित रूप से जल आयोजन और ऊर्जा का पेयजल, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है जहां से हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। बस आपको ये इस वाले स्लाइड में, इस वाले पेज में ये ध्यान रखना है कि लंबी अवधि के खेलों में कौन कौन से खेल शामिल होते हैं। तो आप बता सकते हो मैराथन हो गया, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। अगला हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और जागरूकता, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे फूड मटेरियल है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट चीजें उसमें मिलाई जाती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी टॉपिक के बारे में बताता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है। हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें मिलावट और उसके लिए हम जागरूकता किस तरीके से फैला सकते हैं, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है अभी का। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट मतलब खाद्य अपमिश्रण क्या होता है, पहले इस टॉपिक से हम अपनी इस वाले स्लाइड को शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण क्या होता है। तो देखो क्या डेफिनेशन इसमें हमें बताया गया है कि भोजन में घटिया, हानिकारक, सस्ते पदार्थों के मिश्रण से उसकी मात्रा या शेल्फ लाइफ को बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि जो चीज सस्ते रूप में मिल रही है ना और उसको जल्दी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में बेसिकली ऐसा होता है कि सपोज करो कि आप बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे महंगा, आप सोचते हो कि वहां पे महंगा खाना मिलता है, और वहीं आप रेडी वगैरह पे जाओगे तो वहां पे सबसे पहले एक तो हाइजीनिक नहीं होता है वो चीज, है ना। तो वहां से आप लोग खरीद लेते हो ताकि आपके कुछ पैसे सेव हो सके। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसी मतलब कि घटिया, हानिकारक या सस्ते पदार्थों की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो ऐसी चीजें ढूंढेंगे जहां पे उनको सस्ता लगेगा, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके के बोल सकते हो खाद्य पदार्थ आपको खरीदने हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अपमिश्रण को समझना है कि हम हमारे फूड में, हमारे भोजन में घटिया प्रकार के जो चीजें यूज की जाती है जैसे कि हानिकारक हो गया और सस्ते पदार्थ के जो मिश्रण उसमें कराए जाते हैं, तो इन सबको ही हम खाद्य पदार्थों में मिलावट बोलते हैं, यानी कि खाद्य अपमिश्रण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हम कैसे समझ सकते हैं कि खाद्य अपमिश्रण है ना। तो सबसे पहले उदाहरण की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है पानी या डिटर्जेंट से मिला हुआ दूध। आपने देखा होगा बहुत सारे दूध ऐसे आते हैं, पैकेट में जो दूध होते हैं उसमें क्या होता है कि पानी भी मिलाया हुआ होता है, लेकिन आपको नहीं पता, आप बस परचेज कर लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, क्या कि पानी या डिटर्जेंट से मिला हुआ दूध। दूसरा हो गया हमारा कि हल्दी को पीले शीशे, ठीक है, हल्दी को पीले शीशे के लवण के साथ मिलाया जाता है जिससे उसका कलर क्या होता है और ब्राइट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा हल्दी में, हल्दी का कलर बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, खासकर जो मसालों के जो दुकानदार होते हैं वो लोग हल्दी का जो कलर बढ़ाने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं, तो पीले शीशे का यूज करते हैं, उसके लवण के साथ उसको मिला देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो घी में वनस्पति की मिलावट, ठीक है, घी के अंदर वो वनस्पति की मिलावट कर देते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि लोह भराव से रंगी हुई चाय की पत्तियां, ठीक है। तो लोह भराव से क्या हुआ, रंगी हुई चाय की जो पत्तियां होती है, चाय पत्ती बेसिकली, वो चीजें हमारे इस थर्ड पॉइंट में शामिल हो जाता है। अब हमें खाद्य पदार्थों से होने वाली क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इधर देखोगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भोजन विषाक्तता, है ना, यकृत क्षति, कैंसर, पेट विकार, तो ये सारी समस्याएं हैं जो आप फेस कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। अगर आप सस्ते पदार्थों का सेवन करते हो, ठीक है, और अच्छे पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हो, निरंतर इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हो, तो आपको ये सारी समस्याएं, कैंसर हो सकता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको हो सकता है। अब हम इसको जागरूक करने के लिए, हम लोगों को जागरूक करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना है, तो पहला पॉइंट है आपका FSSAI प्रमाणित उत्पाद खरीदना है आपको। जब भी आप कोई पैकेट का प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें आप ये SSI वाला जो लोगो होता है, आपने देखा होगा ये कोई भी पैकेट होता है उसके पीछे ना ये लोगो बना होता है, ये लिखा हुआ भी होता है FSSAI, ठीक है। तो इससे प्रमाणित आपको उत्पाद खरीदना है, ठीक है। दूसरा, खुले और बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों से आपको बचना है, ठीक है। मतलब हम क्या होते हैं ना कि खुले पदार्थों को ज्यादा खरीद लेते हैं। सपोज चीनी चाहिए आपको, चीनी खुले में ले आते हो, है ना, और आप बेसन हो गया, ठीक है, सूजी वगैरह, तो ये सब आप खुले है ना, पैकेट वाले यूज नहीं करते हो, खुले चीजें ज्यादा यूज कर लेते हो। तो ये सारी चीजें आपको इन सब चीजों से बचना है। जागरूकता के लिए क्या पहला FSSAI प्रमाणित उत्पाद आपको खरीदना है। खुले और बिना लेबल वाले पदार्थों से आपको बचना है। मिलावट का पता लगाने के लिए सामान्य परीक्षण आपको करना है, जैसे कि आयोडीन परीक्षण आप कर सकते हो, है ना। आयोडीन परीक्षण से आपको अवगत रहना है कि आयोडीन परीक्षण होता क्या है।
ठीक है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अभियानों में आप भाग ले सकते हो, जो भी हमारे फूड से रिलेटेड अभियान होते हैं आप उसमें क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना, ताकि आपको और चीजों के बारे में पता चले कि खाद्य मिलावटों में क्या क्या होता है, किन किन चीजों के अंदर मिलावट कराया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ना पता चल जाएगा। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक न्यूज आ रही थी कि पनीर को लेकर, ठीक है, कि पनीर को जो ये यूपी से रिलेटेड एक न्यूज था कि यूपी की शादियों में ना मिलावटी पनीर यूज किया जा रहा था, ठीक है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। तो भारी मात्रा में पुलिस ने क्या करा था, इसको अभी अरेस्ट किया है, इसको जो भी हम बोल सकते हैं कि इस पनीर का यूज करा था, मिलावटी पनीर का, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, है ना। तो इस पेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेज से आपके बनते हैं सीयूटी एग्जाम के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट इस पेज का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला है हमारा कि एथलीटों की देखभाल, है ना, उनकी देखभाल हम किस किस कैसे कर सकते हैं और किन किन चोटों से, ठीक है, उनको किस प्रकार की चोट लगती है, उस चोट का नाम क्या होता है और उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, हम इसके ऊपर अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इधर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे दिया गया कि सामान्य खेल चोटों के कारण और प्रबंधन, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल जो खेल चोट होते हैं उनके कारण क्या क्या है, उनके प्रबंधन क्या है। यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं, आपको अगर ध्यान से आप इसको देखोगे इस इमेज को, तो 3 कॉलम यहाँ पे आपको बनाए गए हैं। यहाँ पे 3 कॉलम को बनाया गया है। सबसे पहले कॉलम में हम बात करेंगे कि चोट किस किस प्रकार के कौन कौन से चोट होते हैं, उसके कारणों की बात करेंगे हम कॉलम नंबर 2 में, और 3rd में हम बात करेंगे उसके प्रबंध की, ठीक है, कि अगर हमें कोई चोट लगा है तो हम उसका प्रबंध कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा कि मोच, है ना। मोच आपने देखा होगा, सपोज आप बॉल डालते वक्त आपका पैर थोड़ा मुड़ गया, या चलते चलते आप तेज चल रहे हो, तेज चलने के दौरान हमारे पैर में मोच आ जाती है ना। लड़कियां जो बड़े बड़े हील्स वाले सैंडल यूज करती है, उन सैंडल के दौरान उनको चलने में दिक्कत आती है, कभी कभी उनका पैर मुड़ जाता है, तो वो भी मोच का ही एक प्रकार हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोच के बारे में, ठीक है। तो ये मोच क्या क्या होता है, तो इसका कारण क्या क्या, जैसे कि स्नायु बंधन का अधिक खींचना या फटना, ठीक है, जैसे कि टखने का मुड़ जाना, है ना, चलते चलते मान लो हम चल रहे हैं और गड्ढा आ गया, हम तेज चल रहे हैं, गड्ढे में पैर गया, हमारा पैर ऐसे मुड़ गया, है ना। तो इस तरीके से ये इसके कारण हो जाएंगे। हम इसका प्रबंध कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मोच लग गया है, मोच मतलब चोट लगी है मोच, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, तो आप IRCC यानी कि आराम कर सकते हो सबसे पहले, है ना। आप बर्फ लगा सकते हो, संपीड़न, है ना, जहां पे भी आप गर्म पानी से उसको सेक सकते हो, कपड़ा उसको टाइट कपड़ा, सूती कपड़ा आप उस पर बांध सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम मोच को दूर करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा कि ये छानना है, सेकंड पॉइंट पता नहीं, छानना, ठीक है, मांसपेशियों का कंडराव का फटना, जिसमें आप सेम चीज आराम कर सकते हो, ठंडा सेक या फिजियोथेरेपी होता है ना, ये सारी चीजें आप इसमें यूज करोगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा नील, ठीक है। नील मतलब क्या कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई टीचर अगर आपको मारता है, तो आपको कहीं भी मारे तो नील बॉडी पे ना नील का निशान हो जाता है, मतलब कि आपका जो है नीला पड़ जाता है, यानी कि खून जो है ना आपका वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि आंतरिक रक्तस्राव या चोट के निशान, ठीक है, आंतरिक रक्तस्राव या चोट के निशान। तो आप इसका प्रबंध कैसे कर सकते हो, तो बर्फ लगा सकते हो उसके वहां पे जहां पे भी आपको नील पड़ा। सपोज करो कि कहीं भी आपके बॉडी में किसी ने कुछ मारा, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ कि वो बिल्कुल नीला पड़ गया थोड़ा सा, तो वहां पे क्या मतलब बेसिकली आपका जो खून है वो जमा हो जाता है ना। तो उस जगह पे आप बर्फ का यूज कर सकते हो, है ना। बेसिकली आपको आराम की जरूरत पड़ने वाली है, सूजन या रोधी क्रीम आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी क्रीम आती है ना, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो। फोर्थ आता है हमारा घर्षण, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, घर्षण, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन। तो घर्षण क्या होता है कि किसी सतह से त्वचा का छिलना, है ना, किसी सतह से त्वचा का छिल जाना। सपोज ये दीवार है, तो दीवार पे मैं अगर मान लो चल रहा हूँ दीवार के सहारे, बिल्कुल चिपक के दीवार के सहारे चल रहा हूँ, तो हो सकता है फ्रिक्शन हो जाएगा मेरी बॉडी का दीवार के साथ, तो यहाँ पे छिलने के निशान आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, साफ घाव, रोगाणु रोधक आवरण, ठीक है, इन सारी चीजों से इसका प्रबंध कर सकते हैं। फिफ्थ में आता है हमारा ऐठन, ठीक है, ऐठन, बॉडी में ऐठन आ जाती है, ठीक है। तो थकान या निर्जलीकरण के कारण अचानक मांसपेशियों में संकुचन, स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो अपनी ऐठन को दूर करने के लिए। सपोज ऐठन के बारे में आपको गुड़गांव वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ से जाते हैं काम करने, काम करके आते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल, उनको बॉडी में बहुत दर्द होता है ना, तो दर्द के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, मालिश करवाते हैं, है ना, हाइड्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐठन के प्रबंधन के तौर पर आप यूज कर सकते हो। सिक्स्थ है हमारा कि मांसपेशी खींचना, ठीक है ना, मांसपेशियों का खिंचाव, बेसिकली हमारे मसल्स का खिंचाव।
तो इसमें क्या, तो वार्म अप कर सकते हो आप गतिविधि के दौरान, अत्यधिक खिंचाव, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में जो आपके मसल्स है वो कब खिंचाव में आएगा, जब आप सपोज कोई एक्सरसाइज करोगे, सपोज आपने एक्सरसाइज किया या आप जिम जा रहे हो, आपने भारी वेट उठा लिया, तो आपकी जो मसल्स है वो खींचेंगे, है ना। तो उसके लिए आप प्रबंध क्या कर सकते हो, तो बेसिकली आपको आराम की जरूरत पड़ने वाली है, बर्फ का यूज करोगे, आप हल्की मालिश करवाओगे घर पे किसी से, है ना। तो इन सारी चीजों से आप मांसपेशियों के खिंचाव की मरम्मत कर सकते हो। तीसरा है हमारा अव्यवस्था, जोड़ों से हड्डी का विस्थापित होना, ठीक है, हमारे जॉइंट से हमारे बोन का खिसक जाना, ठीक है, जॉइंट से हमारे बोन का खिसक जाना। जैसे आप ले सकते हो हमारे जो कंधे हैं, मान लो कंधे का हमारे उसी जगह से विस्थापन हो जाना, ठीक है। तो हमारे जॉइंट से क्या हो गया, हड्डी का विस्थापन, तो तत्काल स्थिरीकरण, डॉक्टर से आपको परामर्श लेना है इसके बारे में, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। 8th है हमारा फ्रैक्चर, तो अगर आपके बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है, सपोज फ्रैक्चर मतलब हड्डी का खिसक जाना बेसिकली, है ना, कहीं से भी हो सकता है आपका, मान लो हाथ यहाँ से आपकी हड्डी अलग हो जाए, यहाँ से अलग हो जाए, घुटने की हड्डी अलग हो जाए, ठीक है। तो आघात या तनाव के कारण हड्डी टूटना, ठीक है, स्थितीकरण आप कर सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, प्लास्टर या सर्जरी आप करा सकते हो फ्रैक्चर की स्थिति में। तो फ्रैक्चर का प्रबंधन आप कैसे कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। इस इमेज से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी एक चोट के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, और हो सकता है वो आपसे इसके प्रबंध के बारे में पूछ ले, या हो सकता है वो आपके इसके कारण के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी कि मोटापे के बारे में, मोटापा क्या होता है और क्यों, किन कारणों से मोटापा होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मोटापा और मोटापे के उसके प्रबंधन, ठीक है। मोटापा क्या होता है बेसिकली, और अगर कोई मोटा है तो उसको प्रबंध हम किस तरीके से करेंगे, उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। तो देखो मोटापा है क्या, पहला टॉपिक हमारा है क्या, मोटापा होता क्या है, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की अतिरिक्त वसा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे बॉडी की जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट जब डालता है, तो उसको हम मोटापे के तौर पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इधर है बॉडी मास इंडेक्स, अगर बीएमआई का उपयोग करके हम इसको माप सकते हैं। प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सीयूटी एग्जाम में कि मोटापे को हम किस तरीके से माप सकते हैं, तो हम बीएमआई का यूज करके, बीएमआई की फुल फॉर्म हो जाएगी बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, मोटापे को माप सकते हैं। अगर आपका जो बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो आप मोटापे को दर्शाते हैं, यानी कि आप मोटापे की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मोटापे को हम कैसे माप सकते हैं, बीएमआई के थ्रू, बीएमआई की फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। और अगर आपका जो बीएमआई 30 से ऊपर जाता है तो आप मोटापे की स्थिति में है। कारण क्या क्या होते हैं इसके, आप किन कारणों से मोटे हो जाते हो, मुझे लगता है ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग भर भर के खाते हो चाउमीन, मोमोज और पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब आप बिल्कुल भर के खाते हो, बिल्कुल ठूस कर खाते हो, तो आप मोटापे की स्थिति में आ जाते हो। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि गलत खान पान की आदतें, जंक फूड हो गया, अधिक खाना हो गया, है ना, दिन में आप 10-10 बार खा रहे हो, खा के सिर्फ सो जाते हो, काम वाम कुछ करते नहीं हो, तो ये मोटापे की स्थिति की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है शारीरिक गतिविधि का अभाव। तीसरा है शारीरिक गतिविधि का अभाव, मतलब कि क्या, कि आप क्या कर रहे हो कि खाए जा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट में नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, ना आप रनिंग कर रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, आप बस ठूसे जा रहे हो, चीजों को खाए जा रहे हो, ठीक है। और लॉकडाउन का अभी एग्जाम्पल आप लॉकडाउन ले सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ऐसे लोग, कोई काम तो था नहीं लोगों को, लोग क्या करते थे, सिर्फ सुबह उठते थे, खाना खाया, फिर सो गए, खाना खाया, सो गए, खाना खाया, सो गए, यही काम चलता था, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग इसमें लॉकडाउन में मोटे हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल भी है दोस्तों के जो कि मोटे हो चुके हैं इसमें, ठीक है। साथ ही साथ हार्मोन असंतुलन या अनुवांशिक कारक, सपोज कभी कभी ये आपके जो पेरेंट्स से भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो कभी कभी अनुवांशिक भी हो जाता है और आप भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तनाव और नींद की कमी, ठीक है, स्ट्रेस के कारण भी होता है, स्ट्रेस होता है आपको तो आप और खाते हो, ठीक है, नींद की कमी के कारण भी होता है, ठीक है। तो प्रबंध हम इसका किस तरीके से कर सकते हैं, तो मोटापे को आप लोगों ने जान लिया, अब हम बात करते हैं इसके प्रबंध की, ठीक है। अब हमें इसका प्रबंध कैसे करना है, हम मोटे हो चुके हैं, हमें रिमूव करना है मोटापा, कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट नियमित शारीरिक व्यायाम और खेल, आपको स्पोर्ट्स में भागीदारी बनना, मतलब भागीदार बनना है, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्सों में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपको
रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, नियमित शारीरिक व्यायाम करना है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, संतुलित कम कैलोरी वाला आहार, आपको संतुलित आहार खाने हैं, कम कैलोरीज जिसमें है, ठीक है। घी वाले चीजें जैसे घी के पराठे हो गए, है ना, रोटी में घी लगा के, उनको दूर रहना उन सारी चीजों से। चावल को कम खाना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आप अपना प्रबंधन कर सकते हैं। चीनी और वसा का सेवन आपको कम करना पड़ेगा, आपको चीनी शुगर का लेवल कम करना पड़ेगा अपने खाने में। आपको फैट वाली चीजों से दूर रहना है, जिसके अंदर फैट है, जैसे बर्गर हो गया, ठीक है ना, बर्गर हो गया, और साथ ही साथ आप बहुत सारे जंक फूड इसमें ऐड कर सकते हो। तो उन सारी चीजों से आपको दूर रहना है ना, चीनी और वसा वाले चीजों से। गतिहीन जीवन शैली, अत्यधिक स्क्रीन समय से बचे। तनाव नियंत्रण के लिए योग या फिर आपको ध्यान करना है। अगर आपको स्ट्रेस भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, योग कर सकते हो, डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो मोटापा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दूर हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा डोपिंग के बारे में, ठीक है, डोपिंग के बारे में, ड्रग्स और डोपिंग शिक्षा, ठीक है। ड्रग्स और डोपिंग शिक्षा, ये आपने पढ़ा होगा, पुराने बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब तो ये आपके सिलेबस में भी ऐड नहीं किया गया है, इसको रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने इस टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया 12th वाले बच्चों के लिए। तो हम बात करेंगे ड्रग्स और डोपिंग शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले कि डोपिंग होता क्या है, तो देखो, जब आप किसी खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए किसी हानिकारक दवाइयों का सेवन कर लेते हो तो उसको हम डोपिंग के तौर पर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि खेलों में अनुचित लाभ, ठीक है, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित प्रदर्शन वर्धक दवाओं का, यानी कि पीईडी, ठीक है, पीईडी का उपयोग क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। सपोज करो एक न्यूज आई थी जिसमें आर्मी की दौड़ थी, उस आर्मी की दौड़ में क्या हुआ था कि एक बच्चे ने क्या किया था ना कि हॉर्स पावर करके एक दवाई होती है, शायद वो खा लिया था ताकि वो तेज दौड़ सके, है ना, तो तेज दौड़ सके। और वो जब वो रनिंग स्टार्ट हुई तो दौड़ के दौरान ही वो कुछ देर चलने के बाद ना वो वहीं पे बेहोश हो गया, ठीक है, या क्या हुआ वो मतलब पूरी प्रॉपर न्यूज मुझे भी नहीं पता। तो इस तरीके का उसने यूज किया था किसी भी एक प्रकार के दवाई का। तो डोपिंग वही होता है कि खेलों में जब आप अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रतिबंधित दवाओं का यूज करते हैं, ठीक है, प्रतिबंधित यानी कि बैन मेडिसिन का आप यूज करते हैं, तो आप डोपिंग मतलब वो डोपिंग कहलाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके सामान्य प्रतिबंधित पदार्थ कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इधर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का यूज कौन करता है, जिम वाले करते हैं बेसिकली ज्यादातर, कि अपने मसल्स को, है ना, अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए, इसका साइज बिग करने के लिए, है ना, बाइसेप्स का साइज बड़ा करने के लिए वो क्या करेंगे, इंजेक्शन का यूज करेंगे, है ना, इंजेक्शन से वो अपने मसल्स में, पता नहीं स्टेरॉइड वगैरह हो गया, उत्तेजक हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ठीक है, ईपीओ, वृद्धि हार्मोन हो गया, हार्मोन को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं डोपिंग के प्रभाव के बारे में, ठीक है। अगला है हमारा डोपिंग के प्रभाव। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमारी लाइफ पे, ठीक है, मतलब हमारी लाइफ पे नहीं, ऐसे लोग जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अल्प विधि में शक्ति और सहन शक्ति में सुधार, ठीक है, दीर्घकालिक में हृदय रोग, या तो गुर्दे की क्षति हो जाती है, हमारा जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हृदय रोग है वो तेज हो जाता है, हमारे यकृत गुर्दे की क्षति, हार्मोनल असंतुलन, ठीक है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं उनको आने लगती है ना। अब हम इसके डोपिंग रोधी उपाय, ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके उपाय के बारे में कि हम इसका उपाय कैसे कैसे किन तरीकों से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक दिया गया है वाडा के बारे में, याद रखना आपको ये नेम, WADA, ठीक है, वाडा यानी कि विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, ठीक है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, WADA, ठीक है। तो डोपिंग पर निगरानी रखती है ये, मतलब ये एक ऐसी संस्था है, वो क्या करती है किसी भी स्पोर्ट्स में, मतलब कि कोई भी, मतलब इसके ऊपर बेसिकली निगरानी रखती है, ठीक है। क्या नाम है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, ठीक है, और उस पर प्रतिबंध भी लगाती है। व्यावसायिक खेलों में नियमित डोप परीक्षण, ठीक है, पूरकों के माध्यम से आकस्मिक डोपिंग से बचने के लिए खिलाड़ियों को शिक्षा प्रदान करना, है ना, मतलब हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये बताना ना कि डोपिंग हानिकारक है, ठीक है, उनके बारे में उनको एजुकेट करना, ठीक है। खेलों में स्वच्छ एवं निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना। तो ये सारे काम मतलब इन सारे पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके उपाय के तौर पर इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिट 5 क्लास के लिए नहीं, CUET वाले बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे फिजिकल एजुकेशन को उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट
6 के साथ अब हमारे पास 3 यूनिट रह गए हैं और हम उन तीनों यूनिट को कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी कवर कर ले, ताकि आपकी एग्जाम से पहले आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप रेडी हो जाओ। तो मिलते हैं आप सभी से एक बार नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।